की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? पूरी किताब के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 60 से बाहर नहीं जाएगा, इन्हीं में से आएगा यहाँ पर। ठीक है, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर पेपर हुए उन्हीं में से हमने लिए यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 14 तक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इन 60 को आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर निचोड़ है, दोनों किताबों का ध्यान रखना। यहाँ पर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आए यहाँ पर। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर क्या दिया है? कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। समझिए कूलाम का नियम है यहाँ पर। समझिए आपने क्लास 11 में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, वही यहाँ पर है। वो सिर्फ द्रव्यमानों के बीच लगता है, ये आवेशों के बीच हो जाता है। तो भाई देखिए यहाँ पर लिखा हो कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखना है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, आवेशों के बीच, चूंकि ये कूलाम का नियम आवेशों के बीच लगता है इसलिए लिखते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। आवेशों का गुणनफल क्या ले लेंगे? अनुक्रमानुपाती ले लेंगे। उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उनकी बीच की दूरी के यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती सही है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कोई दिक्कत देखिए हमारे पास कुछ नहीं। यहाँ पर मान लीजिए सपोज यहाँ पर दो आवेश हैं, Q1 है और Q2 है यहाँ पर। ठीक है, उनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली? यहाँ पर R मान ली। दो आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली? R मान ली। यहाँ पर इनके बीच बल हमारे पास F लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन किस टाइप से है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल का, इसका गुणनफल कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर गुणनफल, ठीक है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तरह उनकी बीच की दूरी की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का है R है, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के स्क्वायर का मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। बस इस टाइप से समीकरण 1 बनेगी, समीकरण 2 बनेगी। समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे क्योंकि यहाँ पर LHS में मतलब इस यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F है, तो ओनली एक बार F लिखेंगे यहाँ पर। फिर देखिए Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर है अनुक्रमानुपाती का साइन है यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर हटा देंगे, तो हटा देंगे क्या आ जाएगा? कोस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर 1/4 क्या ले लेंगे? यहाँ पर कोस्टेंट ले लेंगे। यहाँ ले लिया कोस्टेंट यहाँ पर, कोस्टेंट हो गया यहाँ पर। अब Q1 Q2 अपन R स्क्वायर जिम करते हैं यहाँ पर। अब 1/4 का मान कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9 होता है। कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9। इस फार्मूले को ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल आता है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये नियम नहीं पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल आ जाएगा यहाँ पर। आवेश का मतलब दो आवेशों का मान दे देगा, बीच की दूरी दे देगा, इसका मान पता है, बल निकलवाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए यहाँ पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसको नोट करते रहना यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार आ रही, कभी मिस ही नहीं होती यहाँ पर। स्थिर विद्युत्की में, ठीक है, गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, गॉस की प्रमेय लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, हर साल आती है 1 नंबर में। यहाँ पर देखिए दिया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। ठीक है, बंद पृष्ठ, क्योंकि गॉस की प्रमेय किसमें अप्लाई होती है? बंद पृष्ठ के लिए होती है, ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, किसके लिए अप्लाई होती है यहाँ पर? तो किसके लिए होती है? गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए। तभी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल मतलब नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यही क्या होती है? हमारे पास गॉस की प्रमेय होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? किस टाइप लिखेंगे? किसी लिखेंगे, परिभाषा की बनाएंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। बंद पृष्ठ जरूर लिखना है यहाँ पर। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। नेट आवेश यहाँ पर क्या है? नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होती है? हमारे पास गॉस की प्रमेय होती है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, एक एक का क्वेश्चन नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास नेक्स्ट विद्युत फ्लास्क की परिभाषा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है विद्युत फ्लास्क की यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लास्क की, और इसका यूनिट लिखना है यहाँ पर, इसकी डायमेंशन लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, मात्रा की तरह बीमा लिखिए। देखिए क्या होता है हमारे पास विद्युत फ्लास्क यहाँ पर 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत फ्लास्क वाला, यहाँ पर छपेगा इस बार। ठीक है, देखिए दिया है विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ द्वारा, ठीक है, बद्ध विद्युत फ्लास्क कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लास्क कहते हैं। इसे फाई ई से प्रतिष्ठित करते हैं। कुछ नहीं है, विद्युत क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, पृष्ठ के अभिलंबवत, ठीक है, डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरने वाले कुल विद्युत रेखाओं की, जो टोटल विद्युत रेखाओं की संख्या होगी, नंबर होगा, उसी को कहते हैं यहाँ पर विद्युत फ्लास्क कहते हैं यहाँ पर। बस कितना सिंपल है यहाँ पर। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली, ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध विद्युत फ्लास्क कहते हैं यहाँ पर। इसे फाई ई से प्रतिष्ठित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है? इस पर देखिए न्यूमेरिकल पूछा था, फाई ई बराबर क्या होता है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखिए आपको मतलब कि यहाँ पर गुणा करना होगा यहाँ पर। इस टाइप से देखिए अभी आंसर में आपको चेक कराते हैं। देखिए हम
देखिए इस टाइप से आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान, ई का मान दे देगा यहाँ पर, और ए वेक्टर का मान दे देगा यहाँ पर। आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट करना होगा यहाँ पर, डॉट करना होगा, आपका 1 नंबर का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, या डेफिनेशन आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, अनसार्ड में कराया था, अनसार्ड में कर लिया होगा आपने यहाँ पर। ठीक है, अनसार्ड सब करा चुके हैं। देखिए 2020 का हमने अनसार्ड करा चुके हैं, देख लेना यहाँ पर 2020 और 22 का भी कराया था यहाँ पर, 23 का भी करा दिया है हमने, और 24 का भी करा दिया यहाँ पर। इनको चारों को कवर कर लेना, आपका 70 में 70 नंबर को लाने से रोक नहीं सकता यहाँ पर। ठीक, करा चुके हैं अनसार्ड में, सब क्वेश्चन हो चुके हैं अनसार्ड में यहाँ पर, देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, इसको नोट कर लेना। फिर देखिए जब डॉट हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 ई कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। मात्र इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बीमा क्या हो जाएगी इसकी, ये याद कर लेना यहाँ पर, बीमा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी यहाँ पर। राइट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहना आपको यहाँ पर। नेक्स्ट दिया है आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर क्या है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। देखिए क्या होता है, जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर होता है, किसी समतल अथवा प्लेन पर या वक्र पृष्ठ पर होता है, ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Q/A होता है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पर, होगा यहाँ पर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर। बटे का मतलब क्या होता है, प्रति होता है, प्रति होता है यहाँ पर लिखेंगे प्रति एकांक, इसका मतलब एकांक यहाँ पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर फार्मूला देना, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है। क्या लिखेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कूलम का नियम पढ़ाया है यहाँ पर, उसी पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर यह है, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल, ठीक है, F न्यूटन है। कितना है हमारे पास, F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा। सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कूलम का नियम। देखिए कूलम का नियम अभी हमें बताया था, F बराबर होता है हमारे पास, ये सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखना यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर। चूंकि हमें क्या दिया, एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर कूलम का नियम देखिए क्या होता है, F बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, ये तो फार्मूला होता है, सिर्फ फार्मूला कूलम का नियम है, इसमें कुछ है नहीं, आ चुका एक बार पेपर में यहाँ पर बोर्ड में। देखिए क्या दिया, एक निश्चित दूरी पर स्थित, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। तो यहाँ पर भाई F न्यूटन है तो कूलम का नियम लगा देंगे यहाँ पर। F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा। राइट, फिर प्रश्न से देखिए यहाँ पर, चाहे इसको डाल दिया समीकरण एक, यहाँ पर डाल दिया समीकरण, डाल दिया। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, प्रश्न से देखिए प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा। इससे आधी, जो पहले दूरी थी उससे आधी दूरी कर दीजिए यहाँ पर, उससे क्या कर देंगे यहाँ पर, आधी दूरी, तो बल चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, F डैश हो जाएगा, बल चेंज हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू जिनका रहेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश भी रहेंगे Q1 Q2, ठीक है, अपान इससे आधी दूरी पर, यहाँ पर कहाँ लगाया, ये लिखा हुआ है हाफ। ठीक है, हाफ डिस्टेंस है, आधी दूरी यहाँ पर, तो आधी मतलब इसकी आधी कर दीजिए, r/2 का क्या हो जाएगा, इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपान r², इसका स्क्वायर r² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो F डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर, Q1 Q2 हो जाएगा अपान r² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखिए समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², क्या दिया है यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r², किसके बराबर है, F के बराबर है। किसके बराबर है, F के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर F डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा, यहाँ पर 4 आगे लिख देंगे, F हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4F, यानी कि बल क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोटॉनों के बीच बल कितना होगा यहाँ पर, इसका क्या हो जाएगा, पहले वाले बल का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4F हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, एक बार बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का ये 2022 में आ चुका है, कौन सा वाला, ये वाला, ये 2016 में भी आ चुका है। ठीक है, और ये 22 में भी आ चुका है। यहाँ पर कब आ चुका है, 22 में, देख लेना, हमने आंसर कराया था यहाँ पर, इसमें दिया है यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकटतम समांतर है। यहाँ पर क्या समांतर है, प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7
ठीक, गुणे 10⁻⁻2 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? दो बड़ी पतली प्लेट, ठीक है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के बहुत निकट तथा समांतर हैं, राइट। प्लेटों के बीच विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का परिमाण। पृष्ठ घनत्वों का परिमाण मतलब कि अभी पृष्ठ घनत्व आपको बताया था किससे, किसका मान दिया है? सिग्मा का मान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, सिग्मा का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करें। सिग्मा का मान कितना दिया है यहाँ पर? 17.7 × 10⁻⁻22 यहाँ पर। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अभी मात्रा की परिभाषा भी, इसकी डेफिनेशन भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो ये प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालना। देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर? देखिए ई बराबर, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर के भी होता है यहाँ पर, तो वायु निर्वात के लिए के बन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा का मान कितना दिया यहाँ पर? 17.7 × 10⁻⁻22 हो जाएगा, डिवाइड बाई। अब एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है, इसका मान पीछे पेपर के पीछे देखना लिखा होता है, कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 यानी कि 12 होता है यहाँ पर। यही तो होता है यहाँ पर, यही होता है। अब देखिए एक यहाँ पर, देखिए इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका देखिए यहाँ पर। तो ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? ई बराबर देखिए इसको हम मान लीजिए पॉइंट के बाद है यहाँ पर, इसको मान लीजिए छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर, छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए पॉइंट के आगे, इसके आगे एक जीरो और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, 2 नंबर इसके भी छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर छोड़ना चाहते हैं तो, ठीक है, अगर छोड़ना चाहते हैं इसको भी छोड़ दीजिए, आप इसको भी छोड़ दीजिए यहाँ पर। अगर नहीं छोड़ना चाहते यहाँ पर, देखिए अप्रोक्सीमेट इसको काटेंगे, इसको रहने दीजिए, आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर। देखिए इसका एक डिजिट ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हैं इसके आगे लिखे हुए यहाँ पर, तो अप्रोक्सीमेट लगभग 2 बार कट जाएगा यहाँ पर, 2 बार कट जाएगा यहाँ पर। 8 दूनी 16 हो तो 2 बार आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10⁻⁻22 और 10⁻12 ऊपर ले चलिए, प्लस का हो जाएगा 10⁻12। तो ई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 गुणा 22 में से 12 का कितना बचेगा? 10 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 10, इसका मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए 850 ही, फिर आप 17.7 भाग करेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। अप्रोक्सीमेट में ले लीजिए यहाँ पर, इसको 8 से मान लीजिए, इसको 8 मान लीजिए, इसको 17, 8 दूनी 16, अप्रोक्सीमेट मतलब कि 2 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग से यहाँ पर, तो आप 2 लिख लीजिए, तब भी आपका आंसर एग्जैक्ट है यहाँ पर, कोई काट नहीं सकता यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आराम से। देखिए एक क्वेश्चन सब पेपर में आ चुके हैं, 22 में भी आ चुका है यहाँ पर, वही ले रहे हैं क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा, ही बार बार आई हुई पेपर में है, सब अनसार्ट में भी ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए क्या होती है? संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश, ठीक है, संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को, ठीक है, रेशियो को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या होती है? संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर का अनुपात को कहते हैं संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। फिर देखिए परावैद्युत के ध्रुवण, देखिए परावैद्युत के ध्रुवण से क्या अभिप्राय है यहाँ पर? परावैद्युत के ध्रुवण से क्या अभिप्राय है? ठीक, क्या समझते हैं आप? बोल सकते हैं। देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत में धन व ऋण आवेशों के अपेक्षिक विस्थापन होने की घटना को, ठीक है, क्या अपेक्षिक विस्थापन होने की घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत को ध्रुवण कहते हैं। क्या होता है? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत में धन व ऋण, धन लिखेंगे और ऋण के आवेशों के अपेक्षिक विस्थापन, धन व ऋण के आवेशिक, ठीक है, धन व ऋण आवेशों के अपेक्षिक विस्थापन होने की घटना को कहते हैं, घटना को कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर दिया समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? सम मतलब कि समान, विभव मतलब कि विभव जिसका विभव समान हो सभी बिंदुओं पर, उसी को कहते हैं यहाँ पर समविभव पृष्ठ कहते हैं। देखिए क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, सभी बिंदुओं पर क्या हो? विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है? 0 होता है, शून्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण गोला ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर? गोला। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर संधारित्र से क्या तात्पर्य है? इसकी परिभाषा बस पढ़ने वाली है, पढ़ लेना 2-4 बार। संधारित्र से क्या तात्पर्य है? क्या होता है? देखिए संधारित्र किसी भी प्रकार के, ठीक है, संधारित्र किसी भी प्रकार के 2 ऐसे चालकों का युग्म है, 2 ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो।
जिन पर क्या हो बराबर एवं विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से क्या हो जुड़ी हो, ठीक है, उसे कहते हैं संधारित्र कहते हैं। यहाँ पर क्या आता है संधारित्र? संधारित्र किसी भी प्रकार के दो चालकों का युग्म, ठीक है, जोड़ा जैसे पेयर बोल सकते हैं यहाँ पर, जो कि एक दूसरे के समीप समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट क्या हो पृथ्वी से जुड़ी हो, यहाँ पर क्या पृथ्वी से जुड़ी हो, ठीक है। संधारित्र की डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आंसर से उठाया है, पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना 2019 में ही आया था, ठीक है। देखिए क्या दिया, यदि आर प्रतिरोध और सी धारिता हो, ठीक है, आर हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस है, सी क्या है धारिता नहीं कैपेसिटर है यहाँ पर, तो सिद्ध कीजिए कि आर सी का मात्रक सेकंड है, तो सिद्ध कीजिए कि आर सी का मात्रक सेकंड है, मतलब सेकंड हमें प्रूफ करके लाना है, यहाँ पर सिद्ध करना है आर सी का मात्रक, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए आर सी दिया, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आर सी दिया, यहाँ पर आर सी लिख दें, यहाँ पर आर सी इसका मात्रक हमें सेकंड निकालना, देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इन्होंने हमें बता भी दिया। आर क्या है प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का देखिए फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए रुक जाइए, देखिए आर बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आर बराबर हमारे पास क्या होता है ओम के नियम से, आर बराबर क्या होता है बी अपान आई होता है, ठीक है। अब बी क्या होता है हमारे पास, ठीक है, विभवांतर इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, ठीक है, हिंदी डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में वोल्ट, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, एम्पियर लिख देंगे यहाँ पर, वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट प्रति एम्पियर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एम्पियर है ये एमपी बना दीजिए यहाँ पर एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई, सी क्या है धारिता है, अब देखिए हमला आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास सी भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सी का मान निकलना तो क्या हो जाएगा क्यू अपान बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी बराबर, तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू, यानी कि इसका आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है वही, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, यानी कूलाम बट्टे क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर, कूलाम बट्टे वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट लिख लीजिए यहाँ पर वोल्ट, ठीक है, वोल्ट कूलाम बट्टे वोल्ट। अब देखिए कूलाम वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा आर सी बराबर क्या बचेगा हमारे पास सी बटे एम्पियर, यानी कि कूलाम बटे एम्पियर बचेगा यहाँ पर, एम्पियर कूलाम बटे एम्पियर बचेगा यहाँ पर इसका मतलब। अब कूलाम बटे एम्पियर बचा यहाँ पर, राइट। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए एक फार्मूला और आपने पढ़ा होगा, हमें चूंकि सेकंड लाना है, देखिए क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला आई टी होता है, यही तो होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर आई का मान निकालिए, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास क्यू अपान टी हो जाएगा यहाँ पर। और वैसे आवेश का मतलब क्या होता है कूलाम, और यहाँ पर बराबर, अब टी का समय का मतलब क्या होता है सेकंड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आई की मतलब कि इसका मतलब धारा का मात्र क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कूलाम बटे क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, एम्पियर की जहाँ पर कूलाम बटे सेकंड लिख देंगे यहाँ पर इसकी जहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कूलाम बटे क्या हो जाएगा इसकी यहाँ पर, ठीक है, कूलाम बटे कूलाम सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कूलाम सेकंड हो गया, समझते रहे ना। तो यहाँ पर आर सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी पलट जाएगा, सेकंड कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, और कूलाम कहाँ जाएगा नीचे, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हो जाए, हिंदी में लिख लेना आप चाहें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, देखिए इसका मतलब हमें सिद्ध करना था सेकंड है, तो सिद्ध कर दिया सेकंड है यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है 2019 के पेपर में आया था यहाँ पर, ध्यान आंसर से हमने उठाया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिद्ध कर दिया हमने सेकंड है, आ गया सेकंड है यहाँ पर, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कठिन है यहाँ पर कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये 2014 और 19 में आया है, यहाँ पर दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की, ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, ठीक है, 100 न्यूटन प्रति कूलम है, यहाँ पर दोनों 100 दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है यहाँ पर, वेरी सिंपल है, यहाँ पर 2014-19 में 2 बार आ चुका है यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया यहाँ पर, इसको नीचे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है क्या दिया है यहाँ पर, हमें क्या दिया है यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, ठीक है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मतलब एरिया दे दिया यहाँ पर, एरिया का मतलब इतना दिया एरिया, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर मीटर में, तो 100 जीव का 3 लिखा, और देखिए 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा, ये गलती मत करना है कि जब स्क्वायर यहाँ पर दिया तो इस पर भी स्क्वायर लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 100 गुणा, अब जब घात पे घात लगी हो तो घात क्या होती है जरा बताना, गुणा होती है, ठीक है। किस में हो जाएगा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पर भी मीटर स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, किसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 100 गुणा 10 की पावर के 4 मीटर स्क्वायर। आगे चलिए और हमें यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलम है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र दे दिया है यहाँ पर ई बराबर दिया है, यहीं पर लिख दें यहाँ पर, देखिए ई बराबर यहाँ पर ई बराबर क्या दिया है, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा यहाँ पर 100 न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर निकालना है प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, यानी कि चार्ज निकालना है, क्यू का मान यहाँ पर
क्यू का मान निकालना है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने के लिए आता है। ए एक सेलेनोट अपन क्या होता है, डी होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब के भी होता है कि वायु उत्पादन निर्वात के लिए के का मान क्या ले लेते हैं, बन लेते हैं, हटाइए, दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो इसको डाल देंगे, समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। सी बराबर होता है, और देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास क्यू बराबर होता है, ठीक है। देखिए सी बराबर हमारे पास होता है, अगर यहाँ पर हमें निकालना क्या, आवेश बनाना है, यहाँ पर एक क्यू बराबर सी भी होता है फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है। देखिए रुक जाइए, देखिए चूंकि एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चूंकि हमारे पास क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, हमारे पास सी भी फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सी भी, अगर यहाँ पर हम बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इधर भी बी से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी बी से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा काम हो सकता है, यहाँ पर बन जाएगा काम। देखिए ध्यान रखा, एक क्यू बराबर सी भी होता है, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसमें बी से मल्टीप्लाई इधर हमने कर दी, बी से मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने, ठीक है, विभांतर से यहाँ पर ए इक्साइलम नोट, यहाँ पर एक साइलम नोट जुमकाते लिखा हमने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इंटू बी से मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, ठीक है, ओपन डी लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता है, किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, आवेश के बराबर क्यू के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्यू बराबर हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा, क्यू बराबर और ए एक साइलम नोट अपन डी, ठीक है, ए एक साइलम नोट, इसका फिर क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ई बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, किसका, ई बराबर एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है, यहीं पर लिख देते हैं, ई बराबर क्या होता है हमारे पास, बी अपन डी होता है, ये तो होता है। अब देखिए यहाँ पर ई की बी अपन डी की बी लिखा हो अपन डी, बी अपन डी की यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ई लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए इक्सेलन नोट इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए क्यू बराबर, अब देखिए सब वैल्यू हमें दिए, ए का मान भी दिया, इक्सेलन नोट का मान भी दिया, ई का मान पुट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। देखिए इक्सेलन नोट का मान हमारे पास याद होना चाहिए पहली बात, ठीक है, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया कितना दिया है, यहाँ पर एरिया 100 × 10⁻⁻4 कितना दिया, 100 × 10⁻⁻4 100 × 10⁻⁻4 दिया। एक साल नोट का मान भी दिखाया आपको, कितना था 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है, मल्टीप्लाई ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब कितना दिया है, 100 दिया है, यहाँ पर 100 दिया है, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर 100, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 100 लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 100 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और 10⁻⁻4 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, या देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए इसको आप नीचे लाइए, प्लस का हो जाएगा 10⁻4 यहाँ पर, और गुणा ये लिखा हुआ है 8.85 × 10⁻⁻12 लिखा हुआ है, और 10⁻4 से 10⁻4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या बचेगा हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12 10⁻⁻12, इसका मात्रक आवेश का मात्रक जरा बताना क्या होता है, कूलम होता है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कितना सिंपल सवाल आ चुका है पेपर में यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 2025 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल आता कभी मिस नहीं होता है। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर क्या समझते हैं। देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त व सूक्ष्म नियत वेग, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त व सूक्ष्म नियत मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की और गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त व सूक्ष्म कांस्टेंट वेग, जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश, ठीक है, उल्टा मतलब बोल सकते हैं अनुदिश, ठीक है, उच्च विभव वाले सिरे की और गति के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, फिर हमारे पास क्या है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J का रेशियो अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। देखिए रो बराबर क्या होता है, E/J, ठीक है। E क्या होता है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J क्या होता है हमारे पास, J क्या होता है बताइए, धारा घनत्व, इसका रेशियो होता है, उसी को कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर धारा मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, या बोल सकते हैं यहाँ पर ओम सेंटीमीटर भी होता है, ओम सेंटीमीटर भी ले सकते हैं यहाँ पर, ओम सेंटीमीटर भी होता है। नोट कर लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हर साल एग्जाम में आता है। किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए यहाँ पर,
ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रथम नियम या संधि अथवा धारा का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर किरचॉफ के प्रथम नियम में, यहाँ पर हम, ठीक है, कुछ होता नहीं है, बोल सकते हैं किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान रखना यहाँ पर ये बोल सकते परिपथ लगा दीजिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हटाइए। अब देखिए यहाँ पर संधि इस टाइप से क्वेश्चन आया था 2024 में। यहाँ पर 1 नंबर का, यहाँ पर संधि में उन्होंने धारा दे दी थी सिर्फ। यहाँ पर आंसर में आपने कर लिया होगा, क्या बताया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं है, जो हमारे पास संधि की ओर, मतलब ये संधि की ओर जाती है धारा, यहाँ पर संधि की ओर जा रही है धारा, यहाँ पर ए भी संधि की ओर धारा जा रही है, ए भी संधि की ओर धारा जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ये संधि से क्या जा रही है, बाहर निकलती है। जो संधि की ओर जाती है उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जो संधि से बाहर जाती है उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये संधि I1 संधि की ओर जा रही है, I2 संधि की ओर जा रही है, तो I1 प्लस I2 लिख दिया। I3 संधि से बाहर जा रही है, I4 संधि से बाहर जा रही है, I5 संधि से बाहर जा रही है। कितनी भी धारा ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर कितनी भी ले सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको मतलब कि सिंपल लगे उतनी ले लेना आप। ठीक है, I3 माइनस का I4 हो जाएगा, माइनस का I5 बराबर क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग शून्य होता है, और शून्य कर दिया यहाँ पर, मतलब टोटल का सम करके हमने शून्य कर दिया। बस यही होता है हमारे पास, किरचॉफ का फर्स्ट नियम होता है। अब देखिए जो माइनस वाले हैं उसको उधर भेज दीजिए, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। बस प्रथम नियम हो गया। इतना आपको लिखना होता है चित्र के साथ। लॉन्ग में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अब दूसरा नियम देखेंगे, आप नोट कर लीजिए। नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, दोनों एक में ही पूछे जाते हैं, अलग से नहीं पूछे जाते कभी। यहाँ पर लॉन्ग में 5 नंबर का एक में ही पूछे जाएंगे। यहाँ पर किरचॉफ के नियम समझाए तो आपको यही लिख देने हैं। ठीक है, क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, ठीक है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों, ठीक है, संगत प्रतिरोधों लिखा हुआ है यहाँ पर, संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए समेशन बराबर क्या होता है, आई धारा आर प्रतिरोध। यहाँ पर ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इससे परिभाषा बनाएंगे यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, समेशन आई आर बराबर क्या होता है, समेशन ई के। तो किस टाइप की परिभाषा बनाएंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धारा। क्या होती है, प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धारा। ठीक है, प्रत्येक बंदपास में बहने वाली धारा ले सकते हैं, या बोल सकते हैं विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। यहाँ पर ठीक है, विभिन्न खंडों में लिखना है यहाँ पर, विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा। ठीक है, तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उसके साथ वाले प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, इससे किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तो उसके साथ लगे विद्युत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही क्या होता है, हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। राइट, अब देखिए चित्र देखिए यहाँ पर, देखिए चित्र के हमने 3 प्रतिरोध ले लिया, R1 ले लिया प्रतिरोध, R2 ले लिया प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध ले लिया यहाँ पर। राइट, अब देखिए हमने से ले लिया, E1 से ले लिया, E2 से ले लिया यहाँ पर। अब धारा देखिए, धारा हमने प्रवाहित कर दी यहाँ पर। ठीक है, धारा देखिए हमने यहाँ पर, देखिए माइनस से प्लस की ओर धारा बहती है। यहाँ पर I1 जाएगी तो यहाँ पर भी I1 इधर की ओर आएगी। यही हमारे पास है सर्किट है। यहाँ पर I1 इसमें भी रहेगी, इसमें I2 प्लस से माइनस से प्लस की ओर जाएगी तो I2, यहाँ पर भी I2 रहेगी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर यहाँ से I तक I1 आएगी, इस टाइप से I1 आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर I2 दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2 हमारे पास हो जाएगी धारा। अब हमने क्या बताया था, अब देखिए अब समझ लीजिए। देखिए जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। जब विपरीत चलते हैं तो नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पर। अब जबकि देखिए जब विद्युत मतलब ये सेल माइनस से प्लस की ओर पार करते हैं, यहाँ पर तो क्या लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव। E1 का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव। विद्युत वाहक बल का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जब प्लस से माइनस की ओर पार करते हैं तो क्या मान लेंगे, माइनस का E2 लेंगे। ध्यान रखना। अब देखिए बंद पास ये 1 ले लिया, बंद पास 2 मान लिया, तो बंद पास 1 के लिए लिखेंगे यहाँ पर। देखिए I1 इसमें ले लें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा, I1 R1। अब देखिए हम इधर क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर बंद पास है, इधर क्यों जाएंगे, बट हमें इधर जाना है। तो धारा चूंकि इधर आ रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आई, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा, माइनस का I2 R2। अब देखिए माइनस से प्लस की ओर पार कर रहे थे हम यहाँ पर, तो E1 क्या लेंगे, विद्युत वाहक बल पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए प्लस से माइनस की ओर पार करें, उल्टा होगा, तो क्या लेंगे, E2 क्या लेंगे, निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। बस हो गया। फिर बंद पास दूसरे के लिए लिख लेंगे यहाँ पर, बंद पास 2 के लिए यहाँ पर।
R2 I2 हो जाएगा, यानी कि धारा एक ही दिशा में है, प्रतिरोध धारा मतलब इस एक इधर की जा रहे हैं यहाँ पर I2 R2 हो जाएगा। अब देखिए इधर की जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा चल रही है यहाँ पर, तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R3, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई R3 बराबर क्या हो जाएगा E2, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर पार कर रहे थे तो क्या हो जाएगा प्लस का E2 हो जाएगा। और यहाँ पर सेल लगाना ही है, विद्युत भाग वाला लगाना है यहाँ पर, तो क्या लेंगे नहीं है तो छोड़ दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यही क्या हो जाएगा हमारे पास किरचॉफ का द्वितीय नियम हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल इस टाइप से आता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर करवाएंगे नेक्स्ट क्लास है न्यूमेरिकल भी, ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को 2020 में आया था यहाँ पर, देखिए दो बल्ब यहाँ पर 60 वाट से 220 वोल्ट तथा 40 वाट से 220 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है, विभवांतर क्या है हमारे पास समान है, को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसमें सीरीज में ऐड किया जाता है यहाँ पर। तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, बल्बों की अगर निकलनी है कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए क्या, देखिए निकालते हैं यहाँ पर क्या क्या निकालेंगे यहाँ पर। सबसे देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है दो बल्ब दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले बल्ब के लिए यहाँ पर 60 वाट, यहाँ पर 60 वाट, ये क्या होगी 60 वाट यहाँ पर, यानी कि शक्ति होगी पहले वाले के लिए। फिर दूसरे वाले के लिए शक्ति क्या होगी P2 कौन होगा, तो P1 का मान 60, क्योंकि 200 वोल्ट विभवांतर क्या है समान है, तो P1 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर दिया है, क्या यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ पर क्या लिखेंगे गिवन दैट, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, गिवन दैट यानी कि दिया है कि यहाँ पर क्या दिया है P1 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, पहले के लिए 60 वाट दिया है यहाँ पर, P1 का मान कितना दिया है 60 वाट, यहाँ पर दिख रहा है आपको 60 वाट, यहाँ पर 60 वाट दिया है, P1 का मान 60 वाट दिया है, ठीक है। और P2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 40 वाट, P2 का मान कितना दिया है यहाँ पर 40 वाट, P2 का मान पावर 40 वाट दिया है यहाँ पर, 40 वाट यहाँ पर P2 का मान 40 वाट दिया है यहाँ पर। और देखिए विभवांतर क्या है यहाँ पर B तो है, यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर B1, चूँकि जितना B1 रहेगा, चूँकि B1 का मान यहाँ पर भी है 220 वोल्ट और B2 का मान 220 वोल्ट यहाँ पर भी है, तो B1 B2 क्या है हमारे पास यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर जितना B1 होगा उतना ही B2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे लिख लीजिए B1 का मान भी यहाँ पर 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और B2 का मान भी 220 वोल्ट है, B2 का मान कितना है 220 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, 220 वोल्ट है यहाँ पर, हटाइए, ठीक है, 220 वोल्ट है, मेन से जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए, बल्बों की शक्ति मतलब P का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है, किसका मान निकालना है P का मान। सबसे पहले एक फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला हमारे पास, देखिए इस फार्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि हमारे पास फार्मूला होता है R बराबर सब छोटी क्लास में हाई स्कूल के हैं, R बराबर क्या होता है, ये हाई स्कूल का समझ लीजिए सवाल है, R बराबर क्या होता है B/P होता है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो श्रेणी क्रम में, तो R1 का मान निकाल लेते हैं, R2 का मान, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर टोटल करने R का मान आ जाएगा, जहाँ टोटल प्रतिरोध आ जाएगा यहाँ वहाँ पर हम शक्ति का मान तुरंत निकाल देंगे, ठीक है। चूँकि हमारे पास देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े तो पहले प्रतिरोध निकालिए, तो यहाँ पर R1 ले लीजिए पहले प्रतिरोध के लिए, R1 बराबर क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। अब B1 का मान कितना है 220, तो 220 गुणा 10, 220 स्क्वायर मतलब 2 बार 220 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई P1 का मान, P1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 60 दिया है, यहाँ पर P1 का मान कितना दिया है 60, इसको काटिए पीटिए, देखिए 22 की गुणा कितनी, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, लेकिन स्क्वायर करने से क्या फायदा, बाद में वैसे भी कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो क्या कर देंगे काट देंगे, यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर इधर ही लिख लीजिए, R1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसी टाइप से सिमिलरली R2 का मान निकाल लीजिए, R2 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा B2 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा यहाँ पर। अब B2 का मान कितना दिया यहाँ पर, B2 का मान भाई 220 दिया है यहाँ पर, 220 मल्टीप्लाई 220 स्क्वायर है चूँकि, और डिवाइड बाई P2 का मान हमें कितना दिया है 40 दे दिया है यहाँ पर, P2 का मान कितना दिया है 40 दिया है। अब एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए ये भी यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास R2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 220 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 22 बटे 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या है यहाँ पर देखिए कहाँ का सवाल है मेंस, देखिए यहाँ पर लिखा दो बल्ब इतने को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की शक्ति का इन प्रतिरोधों को किस में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। यहाँ पर सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है R बराबर क्या होता है R1 प्लस R2, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। अब देखिए R1 का मान हमें कितना दिया है, ये दिया है 220 मल्टीप्लाई 22 कितना दिया है 220 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाई क्या है हमारे पास 6। R2 का मान कितना दिया, ये दिया है 220 गुणा 22 बटे हमारे पास कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक है, बटे हमारे पास 4 लिखा। देखिए इसमें कॉमन मिल रहा है 220 गुणे 22 और 220 गुणे 22 ले लें कॉमन, यहाँ पर ले लीजिए। तो R बराबर 220 गुणा 22 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया,
ठीक, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, देखिए एक दो भी इसमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, दो रहने दीजिए, चाहे कॉमन लेने के चाहे कॉमन बताइए ले लिए यहाँ पर। देखिए 220, यहाँ पर दो भी कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, देखिए दो भी इसके नीचे कॉमन मिला तो क्या बचेगा, 1/2 3 6 हो जाएगा, प्लस का 1/2 बचेगा यहाँ पर, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 220/2 और मल्टीप्लाई 22 लिखा हुआ है जो कहती हूँ। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए नीचे नीचे की मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 कन 2 हो जाएगा प्लस 3 कन 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 कन 2 प्लस का 3 कन 3। अब देखिए आर बराबर 22 है, 2 क्यों लिख रहा 22। ठीक है, 220 गुणा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं किया हमने। देखिए इसमें क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। देखिए 220 गुणे 22 था यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 220 गुणे 22 बट 22 कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब देखिए दो नीचे से भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 कॉमन मिल रहा है नीचे इसमें। ठीक है, डिनोमीटर में भी कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लिया हमने 220 गुणे 22 और डिनोमीटर में 2 ले लिया कॉमन, तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हाँ 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर, 2 की कैंची में मल्टी 2 कन 2 3 कन 3 3 2 5 5 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा हमारे पास, 5/6 आ गया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए कट रहा है तो काट दीजिए यहाँ पर, कुछ कटा ही नहीं रहा है यहाँ पर, कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए 2 से काट दें यहाँ पर, ये रहने दीजिए, जिम कहती हूँ इसे, जिम कहती हूँ ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पर, बाद में देखते हैं यहाँ पर। जिम कहती हूँ लिख देंगे यहाँ पर 220 गुणा 22 लिखा, गुणा 5 लिख दिया हमने, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 लिख दिया है यहाँ पर। अब हमें कुल शक्ति निकालनी, इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पी बराबर क्या होता है हमारे पास, भाई ऊपर लिखा था B² R। ठीक है, बी का मान यहाँ पर भाई था 220, बी का मान क्या ले लेंगे 220 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बी का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर 220 यहाँ पर। देखिए कहाँ गया बी का मान, ये सवाल था यहाँ पर 220 यहाँ पर, कहाँ गया भाई साहब, ये है 220 यहाँ पर है बी का मान, तो यहाँ पर 220 ले लेंगे यहाँ पर, 220 यहाँ पर हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा 220 गुणा 220 डिवाइड बाई आर। आर क्या है यहाँ पर हमारे पास है 220 गुणा 22 गुणा 5 बटे क्या हमारे पास है 12 है यहाँ पर। ठीक है, 12 यहाँ पर क्या है 12 है। ठीक है, यहाँ पर 12 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा 220 गुणा 22 0। ठीक है, अब उल्टा कर दीजिए, ऊपर पहुँच जाएगा 12 पहुँच जाएगा ऊपर, या नीचे आ जाएगा 220 गुणा 22 गुणा 5। अब देखिए 220 से 220 कट जाएगा, 22 दशामलव 220 हो जाएगा यहाँ पर, 5 1 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो P बराबर क्या आ जाएगी शक्ति हमारे पास, टोटल शक्ति क्या आ जाएगी 24 वाट आ जाएगी, टोटल शक्ति 24 वाट। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है, आप जिस टाइप से आपको आ रहा है उस टाइप से करना है यहाँ पर, कितना सिंपल है लास्ट। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए ये NCERT का है यहाँ पर, और 2016 में भी आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया है चांदी के किसी तार का 27.5 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम और 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना दिया है पर 2.7 ओम है। चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ताप गुणांक मतलब कि डेट में इसका मतलब क्या होता है, अल्फा का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, चांदी के किसी तार का 27.5 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध इतना, तो T1 का मान दिया है यहाँ पर। किसका होता है T1 का मान, यहाँ पर T1 का मान कितना दिया यहाँ पर, T1 का मान कितना दिया यहाँ पर, यानी कि सत्ताईस टेम्परेचर यहाँ पर, तो स्मॉल टी से लिखिए 27.5 सेंटीग्रेड पर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो यहाँ पर 27.5 सेंटीग्रेड यहाँ पर। ठीक है, 27.5 सेंटीग्रेड। ठीक है, इस पर हमें प्रतिरोध का मान कितना दिया यहाँ पर, इस पर प्रतिरोध का मान है हमारे पास 2.1 ओम, यानी कि इसके लिए R1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2.1 ओम हो जाएगा यहाँ पर, 2.1 ओम हो जाएगा। फिर आगे चलिए, आगे क्या है यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना दिया यहाँ पर, यानी कि T2 का मान हमें कितना दिया यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड यहाँ पर। ठीक है, R2 बराबर क्या आती है 2.7 ओम यहाँ पर। इसको आप केल्विन में मत कन्वर्ट करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, नहीं आप एग्जाम में आप केल्विन में करते हैं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। केल्विन में मतलब जो दिया है मतलब सेंटीग्रेड में दिया हो तो सेंटीग्रेड में ही रहने देना आपको, राइट। तो देखिए कितना दिया, इस चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात किया, यानी कि अल्फा का हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो इसके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक, देखिए यहाँ पर प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R2 माइनस का R1 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, R और क्या होता है T2 माइनस का T1। ठीक है, बट यहाँ पर R का मान देखिए दिया गया होगा। ठीक है, इतना है यहाँ पर
सब इनकी इतना इतने पर इतना सेंटीग्रेड पर और तो इतना पर इतना ओम है। चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर R1 होता है, सॉरी यहाँ पर R1 R1 होता है यहाँ पर R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1। यहाँ पर R नहीं हो तो देख लेना, पर चेक कर लेना किताब में एक बार, शायद R1 होता है यहाँ पर, क्योंकि R का मान यहाँ पर दिया है नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर R1 ही लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अल्फा का मान होता है यहाँ पर R2 बट नहीं होता, यहाँ पर R1 ही होता है यहाँ पर, चेक कर लेना फॉर्मूला। देखिए R2 का मान कितना दिया यहाँ पर 2.7 यहाँ पर। ठीक है, माइनस का, और R1 का मान कितना दिया 2.1 दिया है यहाँ पर, डिवाइड बाई R1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, R1 का मान कितना दिया है 2.1, R1 का मान 2.1 लिखा हमने। और यहाँ पर T2 माइनस T1, T2 100 माइनस का 27.5, 100 माइनस का 27.5। अब देखिए घटाइए इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप यहाँ पर, आंसर इसको हम चेक करा लेते हैं यहाँ पर। तो इसको घटाना फिर डिवाइड कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं वरना टाइम नहीं बचेगा, इसी कैलकुलेशन में ही टाइम निकल जाएगा। कैलकुलेशन तो कर सकते हैं यहाँ पर। इसका आंसर इतना आएगा यहाँ पर, अल्फा वाला 0 चेक कर लेना 0.0039 प्रति सेंटीग्रेड। ठीक है, चेक कर लेना, इतना ही आंसर आपका आएगा यहाँ पर। इसको सिंप्लीफाई करना आपका इतना ही आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर 0.003939। ठीक है, प्रति सेंटीग्रेड यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर दिया है, एम्पियर का परिवर्ती नियम का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर एम्पियर का परिवर्ती नियम लिखिए, हर साल आता है यहाँ पर, ध्यान रखना 2025 लिख लीजिए, छपेगा जरूर यहाँ पर, किसी न किसी सेट में छपेगा जरूर यहाँ पर 2025 में। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा, ठीक है, नेट धारा का म्यू नोट गुना होता है। नेट धारा मतलब I और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में B। ठीक है, रेखीय समाकलन पथ द्वारा नेट धारा का म्यू नोट गुना होता है। देखिए इस टाइप से यहाँ पर दिया, इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन इस टाइप से होता है यहाँ पर। ठीक है, बंद इस टाइप से यहाँ पर गोला क्यों बंद पृष्ठ के लिए होता है, यहाँ पर लिखा हुआ बंद परिपथ के लिए, इसलिए लगाते हैं यहाँ पर बी वेक्टर डॉट डी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट I नेट कुल धारा। तो कह लीजिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नोट गुना होता है। क्या होता है, म्यू नोट गुना होता है, यही क्या होता है हमारे पास एम्पियर का परिवर्ती नियम होता है। नोट कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य, उदाहरण भी दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 24वें में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, पहले भी आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या होता है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों, क्या हो समांतर समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर यहाँ पर। ठीक है, वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, वहाँ क्या होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है एक समान होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है यहाँ पर, लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। जिसका मात्रक क्या हमारे पास है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। देखिए क्या होता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट दिया यहाँ पर, किसी धारावाही अल्पांश dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट नियम को, ठीक है, सदिश रूप लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पर, सदिश रूप लिखना है यहाँ पर। देखिए किस टाइप से लिखेंगे यहाँ पर, b बराबर क्या होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यू। यहाँ पर क्या होता है r क्यू होता है। ये क्या होता है हमारे पास सदिश रूप होता है यहाँ पर। अब देखिए इसको यहाँ पर फिर बोला गया यहाँ पर, देखिए यहाँ इसको देखिए म्यू नोट एक्सेलर नोट का मान ज्ञात कीजिए, संकेतों का समान अर्थ है। देखिए हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं यहाँ पर म्यू नोट एक्सेलर नोट का मान कितना होता है 1/c² होता है यहाँ पर। इसका मान क्या होता है 1/c² होता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर c का मान क्या होता है वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसका मान कितना 3 × 10⁸ होता है। इस पर स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर। तो अब घात पे देखिए इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, और 8 घात पे घात लगी होती है, घातों की क्या होती है गुणा होती है, 10⁻16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास बनापाना 10⁻16 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, मीटर की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, सेकंड की पावर प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है, मीटर की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, सेकंड की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। नोट कर लीजिए। फिर देखिए लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहाँ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को क्या कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं। क्या होता है लॉरेंज बल, यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को क्या कहते हैं लॉरेंज बल कहते हैं यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस के बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ये बी क्या होता है चाल होती है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश होता है, हाँ आवेश ही होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर।
अब देखिए इस क्वेश्चन को इसमें दिया एक एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल को परिभाषा आती है यहाँ पर। इसको दो मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल होता है, उसका सूत्र निगमन करते हैं, उसी के आधार पर एक परिभाषा लिखिए, डिफिनेशन दीजिए। इंपॉर्टेंट है, तैयार करना, हर साल आती है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक एम्पीयर व विद्युत धारा है। क्या है, एक एम्पीयर व विद्युत धारा है जो कि निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। क्या होता है, हमारे पास एक एम्पीयर की परिभाषा होती है, कुछ नहीं होता है, लिखेंगे एक एम्पीयर की परिभाषा। जब भी परिभाषा लेते हैं क्या लिखेंगे, एक एम्पीयर व विद्युत धारा है जो कि निर्वात या लिख सकते हैं जो कि वायु में क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक वायु में परस्पर एक मीटर की दूरी पर स्थित, लिखेंगे वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे, ठीक है, लंबे तार लेंगे तो सीधे लेंगे, सीधे लंबे और समांतर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करता है यहाँ पर, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। क्यों इंपोर्टेंट, क्योंकि 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ 59 से उठाया, 2017 में आ चुका, पहले 17 में आया था, फिर 2023 में आया। देखिए क्या दिया, बायो सेवर्ट के नियम की समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं बीमा निकालिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मतलब बीमा निकालना है यहाँ चुंबकशीलता का यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, हमारे पास डी बराबर क्या होता है, याद कर लेना, म्यू नोट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। यहाँ पर सदिश रूप आपको लिखवा दिया, वो भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आर की हो जाता है यहाँ पर। अब हमें निकालना है चुंबकशीलता, मतलब इसका मात्रक निकालना है, कोस्टेंट है यहाँ पर, कोस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं होता, यार रुक जाइए, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 पाई हो जाएगा, डी बी हो जाएगा और 4 पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये सब कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, डी एल साइन थीटा नीचे आ गया, बराबर क्या बचा हमारे पास, म्यू नोट, इसका हमें मात्रक निकालना है, चुंबकशीलता का मात्रक हमें बीमी समीकरण निकालिए, बीमा भी निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, बीमा भी निकाल लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए या इसको या देखिए या लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू नोट बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 4 पाई से मतलब कोस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इससे कि मत घबराना, डी वी हो जाएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा, डी एल हो जाएगा यहाँ पर, और साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखिए मात्रा इसके पुट कीजिए, 4 पाई में तो कोस्टेंट की कभी देखिए आपने कभी 2 का मात्रक सुना है, 5 का मात्रक सुना है, 10 का मात्रक सुना है, यहाँ पर पाई का मात्रक सुना नहीं, क्योंकि कोस्टेंट का कोई मात्रक नहीं होता है यहाँ पर, इसलिए 4 पाई क्या है, कोस्टेंट है, इसका मात्रक कोई होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डीवी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, 3-4 होते बैठे, इसको लिखते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति, या इसको इस टाइप से लिखते हैं न्यूटन प्रति मतलब एम्पियर, और क्या होता है हमारे पास मीटर होता है, एम्पियर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एम्पियर शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर मीटर यहाँ पर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है यहाँ पर, राइट। फिर देखिए मल्टीप्लाई लगाइए, आर स्क्वायर का मात्रक क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस एक प्रकार की होती है, डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है यहाँ पर, मीटर होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इसके डिवाइडेड बाई में आई मतलब क्या होता है यहाँ पर, आई धारा होती है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और यहाँ पर धारा का मतलब एम्पियर, डीएल मतलब एवी, डीएल का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, एवी मतलब एक प्रकार का क्या होगा, विस्थापन होगा, ये लंबाई लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ले लेंगे यहाँ पर, मीटर ले लेंगे यहाँ पर, साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा का मतलब क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ये भी कोस्टेंट यहाँ पर, साइन थीटा कोस थीटा का मतलब कभी सुना यहाँ पर, टेन थीटा का मतलब सुना, साइन थीटा का मतलब सुना नहीं सुना है यहाँ पर, होता ही नहीं सुना, क्या होगा। अब देखिए म्यू नोट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूटन एम्पियर, ठीक है, और मीटर स्क्वायर ऊपर लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, उल्टा इसके नीचे कुछ नहीं होगा, वन होगा, वन ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, अब ये नीचे आ जाएगा एम्पियर, और यहाँ पर मीटर नीचे आ जाएगा। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, से 1 मीटर कट गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एम्पियर मीटर यहाँ पर भी तो था मीटर यहाँ पर, अब 1 मीटर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर वो भी कट जाएगा आराम से, तो कट गए यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, बराबर इधर लगाइए यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा म्यू नोट का मात्रक क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, न्यूटन बचेगा यहाँ पर, न्यूटन, और एम्पियर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा यहाँ पर, एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एम्पियर स्क्वायर डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से लिखिए यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आ जाएगा इसका मात्रक यहाँ पर, क्या आ जाएगा चैप्टर का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको देखिए लगातार आ रहा, 7 में आया, 11 में आया, 12 में आया, 18 में आया, यहाँ पर 25 में आने की संभावना इसकी बहुत है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁴ के 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। किस पर चल रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ई/m का मान ज्ञात कीजिए। कहा
खाली कभी कभी कह देता ई अपन एम का मान गया, तो आपको पहचानना होगा वो विशिष्ट आवेश ही होता है यहाँ पर। कभी कभी ये नहीं लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, देखिए समझ ली ई अपन एम ही होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दिया है। देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मतलब क्या होता है, किसका मान दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है। यहाँ पर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो किसका मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान। बी बराबर हमें कितना दिया है, 10⁻⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। और क्या दिया है हमें यहाँ पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी, 10⁻7 दे दी यहाँ पर। वेलोसिटी मतलब बी का मान कितना दिया, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी दे दी यहाँ पर, ठीक है, 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है यहाँ पर, 0.60 त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी दी, 0.60 सेंटीमीटर है यहाँ पर। इसको चाहे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पर 0.60 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मीटर में आ गया यहाँ पर। मीटर में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ई अपन एम ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश मतलब ई अपन एम का मान फाइंड करना है यहाँ पर, ई अपन एम का मान निकालना है। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है हमारे पास, आर बराबर क्या होता है, बहुत काम का फार्मूला है, हर साल इस पर निम्न आता है क्यूबी। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एम बी बटे क्यूबी। यहाँ पर ये फार्मूला देखिए 2023 में भी इस पर निम्न आया था यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर बराबर क्या होता है, एम बी बटे क्यूबी होता है यहाँ पर, राइट। और देखिए यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर इसी की जगह पर देखिए आर बराबर एम बी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे, मतलब क्यू ई ले लीजिए, यहाँ पर ई बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ई अपन एम कैसे आएगा यहाँ पर, देखिए ई अपन एम का आप क्या करेंगे, ई अपन एम निकालना, इसको उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या इधर ही करते हैं, यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा यहाँ पर। इसको उल्टा करें, यू ई बी ऊपर पहुँच जाएगा, अपन एम बी नीचे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 1/r, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब ये बी ऊपर वाला है, इसको नीचे ले आइए यहाँ पर, तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा, गुणा का भाग का हो जाएगा बी, और ये भाग का लिखा है ऊपर ले जाए तो गुणा का हो जाएगा ऊपर यहाँ पर, ठीक है। इतने तो समझदार हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली ई अपन एम बचेगा यहाँ पर, ई अपन एम बचा यहाँ पर, ई अपन एम बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बी का, ये हमारे पास देखिए, या दूसरी भाषा में इसका फॉर्मूला क्या गया हमारे पास, ई अपन एम बराबर क्या गया, बी अपन आर बी आ गया यहाँ पर। बी अपन कितना गया हमारे पास, बी अपन आर बी, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए ऊपर, बी का मान में कितना दिया, 10⁻7 दे दिया यहाँ पर, बी का मान कितना दिया, 10⁻7, बी का मान 10⁻7 पुट कर दिया यहाँ पर। आर का मान कितना दिया यहाँ पर हमें, आर का मान दिया है, दिया 0.60 गुणा 10⁻⁻2, 0.60 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है। अब बी का मान कितना दिया यहाँ पर, 10⁻⁻2 है, बी का मान कितना है, 10⁻⁻2, बी का मान कितना है, सॉरी 0.60 सही है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें पूरी 10⁻⁻2 सही है यहाँ पर, 10⁻⁻2। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर 2 जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो क्या जाएगा, ई अपन एम बराबर क्या जाएगा यहाँ पर, देखिए ई अपन एम 10⁻7 10�9 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10⁻2 4 कितना, 10⁻⁻4 हो जाएगा वो यहाँ पर, ठीक है। या 10⁻9 यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 गुणा 10⁻1 तो 10⁻1 10⁻⁻3 बचेगा। इसको ऊपर ले चलिए, कहाँ ले चलिए, इसको ऊपर ले चलिए। तो यहाँ पर ई अपन एम बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/6 गुणा 10⁻9 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10⁻, प्लस का 3 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, यहीं पे कर दें, यहाँ पर इधर ले लीजिए, ई अपन एम बराबर क्या हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 0.10 हो जाएगा यहाँ पर, 6 पॉइंट लगाया 10 हो गया, 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 और फिर 4 जगह यहाँ पर पॉइंट लगाया है, 40 हो जाएगा यहाँ पर, 6×5 = 30, ठीक है, 6×5 = 30 हो जाएगा, 6×36 हो जाएगा यहाँ पर, 4 बच गए, फिर 6×36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 3 12, 10⁻12 हो जाएगा यहाँ पर। इसी को चाहे पॉइंट को उधर बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो बराबर क्या जाएगा, 1.6 गुणा 10⁻, इसको ऊपर उधर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जब इधर मतलब इसको पॉइंट को उधर बढ़ाते हैं यहाँ पर, तो उधर बढ़ाते हैं मतलब घट जाएगी पावर, जब इधर बढ़ाते हैं यहाँ पर हमारे साथ पॉइंट होता है, तो इधर बढ़ाते हैं बढ़ती है पावर, उधर ले जाते हैं घटती है, तो यहाँ पर 1 घटा देंगे, क्या बचेगा, 10⁻11 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका मात्रक ई अपन एम है यहाँ पर, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश, और यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, तो कूलाम
या हाँ सॉरी कूलम आवेश, सॉरी आवेश है मतलब आवेश का मतलब कूलम, और यहाँ पर इसका मतलब किलो, कूलम प्रति किलो हो जाएगा, कूलम प्रति किलो, यहाँ पर कूलम प्रति किलो, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, चुंबकीय प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। किसे परिभाषित करना, चुंबकीय प्रवृत्ति को। यहाँ पर देखिए चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ के चुंबकन, ठीक है, चुंबकन की तीव्रता I तथा उससे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को क्या कहते हैं, उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर काई बराबर क्या होता है, I/H। आई क्या होता है हमारे पास, चुंबकन क्षेत्र में रखे गए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होती है, और ये क्या होती है, उससे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ पर उसका जो रेशियो होता है उसी को कहते हैं यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे कायम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन हर साल नाग में आता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फ्राइडे के नियम लिखिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, तैयार कर लेना इसको। देखिए प्रथम नियम यहाँ पर क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से, ठीक है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है, किसमें होता है, चुंबकीय फ्लास्क में चेंज होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर ठीक है, प्रोड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक प्रोड्यूस हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण यहाँ पर चुंबकीय लिख लीजिए, इतना नोट कीजिए। आगे चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय फ्लास्क के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसी को कहते हैं न्यूमैन का नियम कहते हैं। ई बराबर क्या होता है, माइनस के डेल फाई ओवर डेल टी यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय नियम क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे क्या होती है, वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है क्या उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं लेंज का नियम कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए अननोन प्रेरण गुणांक अथवा अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा मात्रक बीमा लिखी है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, दो कुंडलियों का अननोन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में उत्पन्न, ठीक है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। यहाँ पर ठीक है, क्या होता है, दो कुंडलियों का अननोन प्रेरकत्व, ठीक है, दो कुंडलियों का अननोन प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में, किसमें, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो। इसकी बीमा यह होती है हेनरी, क्या मतलब इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक एवं बांटहीन धारा के अर्थ समझाइए। यहाँ पर देखिए शक्ति गुणांक और बांटहीन धारा के अर्थ समझाइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, बोर्ड परीक्षा में 2025 में छपेंगे जरूर यहाँ पर, ठीक है, सब पेपर में लगातार आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर शक्ति गुणांक, यहाँ पर शक्ति गुणांक की दो डेफिनेशन हमने लिखी, जो आपको समझ में आए वो लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए परिपथ में विभवांतर बी तथा धारा के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या होता है, परिपथ में विभवांतर बी तथा धारा आई के बीच कलांतर फाई के कोसाइन को कहते हैं परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। या दूसरी भाषा में, यहाँ पर दूसरी भाषा में ले सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति गुणांक परिपथ के प्रतिरोध आर तथा परिपथ की प्रतिबाधा जड़ के अनुपात के बराबर होता है। कोस फाई बराबर क्या होता है, आर अपन जेड, क्या होता है, शक्ति गुणांक होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक परिपथ, शक्ति गुणांक है यहाँ पर शक्ति गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक परिपथ के प्रतिरोध आर तथा प्रतिबाधा जेड का रेशियो, इसी को कहते हैं यहाँ पर शक्ति गुणांक कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए बांटहीन धारा, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगी जरूर 25 में। देखिए ऐसी धारा जिससे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति क्या हो, हमारे पास शून्य प्राप्त हो, क्या हो, शून्य प्राप्त हो, बांटहीन धारा कहलाती है। क्या होती है, ऐसी धारा जिससे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर व्यय शक्ति क्या हो, शून्य प्राप्त हो, बांटहीन धारा कहलाती है। कितनी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर लीजिए। परिणमन अनुपात की परिभाषा लिखिए, किसी लिखनी है, परिणमन अनुपात की परिभाषा लिखनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या होता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस, मतलब सेकेंडरी कॉइल बोल सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या का रेशियो अनुपात परिणमन अनुपात कहलाता है। सेकेंडरी अपान प्राइमरी, इसका रेशियो क्या होता है हमारे पास, परिणमन अनुपात कहलाता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात परिणमन अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है, परिणमन अनुपात कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। एनएस अपन एनपी और बराबर इसी टाइप से वोल्टेज में लिख देंगे बीएस अपन वीपी यहाँ पर, या इसी को लिख देंगे ईएस अपन ईपी बराबर आईपी अपन एस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल कभी मिस ही नहीं होता है यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यहाँ पर, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है,
देखिए ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना भी लिख देंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ाना चाहते हैं और लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यदि निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत बहाव प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर इतना लिख देंगे तब भी आपका 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर का इतना लिखना है यहाँ पर। 1 नंबर का है तो डायरेक्टली लिख देना यहाँ पर। ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना लिख देना यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इतना लिख देंगे यहाँ पर। फिर इसके आगे लिख देंगे यदि निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लास्क में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत बहाव प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, विद्युत बहाव प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए क्या होता है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, लगातार 2000 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा और क्रांतिक कोण की परिभाषा लगातार आ रही है। यहाँ पर 2025 पर डाल लीजिए। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से कहाँ जाएगी, विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। यहाँ पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। कुछ नहीं है, जब कोई प्रकाश किरण किसमें जाती है, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता। विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्रांतिक कोण की परिभाषा देखिए क्या होता है। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं या आई सी से, कहीं कहीं लिख देते हैं यहाँ पर, आई सी से यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है, लिख सकते हैं यहाँ पर। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं या आई सी से लिखते हैं यहाँ पर। नोट कीजिए, आगे चलते हैं यहाँ पर। और देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर 2013 में आया और 17 में आया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्या दिया, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोक दूरी 40 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, तब उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तल पृष्ठ के में क्या ज्ञात करनी है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले आपको मालूम है समतल उत्तल लेंस। देखिए समतल उत्तल लेंस देखिए किस टाइप से होता है। यहाँ पर देखिए कुछ को नीचे कीजिए। मान लीजिए सपोज डेट ये समतल उत्तल लेंस होता है हमारे पास। ये क्या होता है हमारे पास, समतल उत्तल लेंस होता है। यहाँ समतल उत्तल लेंस यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, समतल उत्तल लेंस इस टाइप से होता है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रथम पृष्ठ होता है हमारे पास, इसकी त्रिज्या R1 लेते हैं यहाँ पर। ये द्वितीय पृष्ठ होता है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या R2 लेते हैं यहाँ पर। चूंकि ये प्लेन है यहाँ पर, समतल है यहाँ पर, प्लेन है यहाँ पर है, तो इसकी R1 का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, अनंत ले लेंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट ले लेंगे यहाँ पर। R2 का मान इधर वाले क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं यहाँ पर। R2 का मान जो भी ले लेंगे वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चूंकि यहाँ पर दिया है सबसे पहले यहाँ पर R2 का मान देखिए दिया है कि नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर कुछ देखिए वक्रता त्रिज्या को दी ही नहीं होगी। यहाँ पर एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोक दूरी दी गई है, पर उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है यहाँ पर। देखिए त्रिज्या नहीं दी गई, वक्रता त्रिज्या। तो R1 का मान चूंकि ये समतल है यहाँ पर, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या ले लेंगे, समतल है, चूंकि R1 का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, अनंत ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, R2 का मान क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। R2 का मान मान लीजिए इसकी द्वितीय पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या मान लीजिए सपोज दैट हमने R मान लिया यहाँ पर, R मान लिया, बट इधर क्या होती है, इधर निगेटिव होता है, तो यहाँ पर R2 निगेटिव ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ले लिया यहाँ पर। और इसमें क्या दिया यहाँ पर है, एक उत्तल समतल लेंस की फोक दूरी दी गई 40 सेंटीमीटर। फोक दूरी कितनी दी गई यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर। या बराबर कितना दी है यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है हमारे पास, 1.5 है यहाँ पर, 1.5। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, R का मान यानी कि हमें फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, उत्तल पृष्ठ की यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं लेंस मेकर सूत्र, इसको याद कर लेना यहाँ पर। 1/F बराबर होता है n माइनस के 1/R1। ठीक है, माइनस के 1/R2। बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, सिद्ध करने के लिए भी आता है, इसको कराएंगे डेरिवेशन में यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। देखिए एफ का मान दिया है 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/40 लिख लिया, बराबर एन का मान कितना दिया है यहाँ पर, एन का मान दिया 1.5 मतलब 1.5 दिया यहाँ पर, 1.5 लिख लिया, माइनस का 1/R1। 1/R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर, अनंत दिया है, 1/, अनंत हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/R2। R2 का मान कितना दिया, माइनस दिया है, विद माइनस यहाँ पर, तो माइनस क्या है, प्लस का R हो जाएगा, 1/R हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/40। देखिए यहाँ से लिखते हैं 1/40, हमने ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, बराबर 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर,
बताइए 0.5 बचेगा, वो कितना बचेगा 0.5 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर इन्फिनिटी का मतलब ही नहीं, कुछ हटा दीजिए उसको, तो 1/r बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को या रुक जाइए, इसको चाहे रुक जाइए, इस देखिए इसमें इस पॉइंट को चाहे हटाइए, यहाँ पर जीरो बढ़ाइए, जीरो से काटिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर उल्टा करेंगे 4 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर r/5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 को 20 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपकी वक्ता त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है, 2017 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पर आ सकता है 2025 में। इसमें दिया आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री है, दिख रहा होगा जो बोलने में लिखा हुआ है, लिख लेना क्वेश्चन यहाँ पर 0 डिग्री है। दूरदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियाँ यहाँ पर 200 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। ठीक है, दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा। यहाँ पर दर्शन कोण को किससे लिखते हैं यहाँ पर बताइए, बीटा से लिखते हैं। यहाँ पर किसे लिखते हैं, बीटा से दर्शन कोण को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमें, देखिए यहाँ पर दिया है आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.6 डिग्री। आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण कैसे लिखते हैं, अल्फा से। अल्फा कौन दिया है 0.6 डिग्री है, यहाँ पर 0.6 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, 0.6 डिग्री है यहाँ पर, कहाँ ये वाला है 6 डिग्री है। दूरदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः किसकी दी है, दूरदर्शी के अवदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां। अवदर्शक मतलब f0, अवदर्शक मतलब f0 का मान दिया है यहाँ पर, और नेत्रिका की फोकस दूरी यानी कि FE यहाँ पर, इसकी फोकस दूरी हमें कितनी दी है यहाँ पर, पहले लिखी यहाँ, पहले क्या लिखा हुआ हमारे पास, अवदर्शक कितना दिया है 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी दी गई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, दूरदर्शी की आवेदन और क्या दिया यहाँ पर हमें, और हमें दिया कितना, दूरदर्शी से देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण क्या होगा, कि बीटा का मान फाइंड करना है हमारे पास। बीटा का मान क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली, देखिए दूरदर्शी का, वैसे आपने एक फार्मूला चूंकि हमारे पास डायरेक्टली होता है, इस टाइप से फार्मूला देना है। दूरदर्शी का आवेदन क्षमता m बराबर होता है हमारे पास, ये फार्मूला आपने बीटा अपन अल्फा होता है, इसी के बराबर क्या हो जाता है हमारे पास f0 अपन FE होता है यहाँ पर। ये फार्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, इन दो को ले लेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा फार्मूला हमारे पास, बीटा अपन अल्फा बराबर हो जाएगा f0 अपन क्या हो जाएगा FE हो जाएगा यहाँ पर। बट हमें फाइंड किसका मान, बीटा मान अल्फा को उधर मल्टीप्लाई कर दी, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास f0 अपन FE मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये अल्फा, तो यहाँ पर इसको हटाइए। अब वैल्यू पुट कीजिए, हमारा आंसर आएगा। देखिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, f0 का मान कितना दिया यहाँ पर 200 लिखा हमने, 200 और FE का मान देख लेना 10 दिया था, अभी लिखा आपके सामने। अल्फा का मान 0.6 था यहाँ पर। अब देखिए इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, 1 0 2 0 से उड़ाइए, यहाँ पर 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 यानी कि 12 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा यहाँ पर। 12 डिग्री का आ जाएगा एंगल, यहाँ पर दर्शन कोण कितना हो जाएगा 12 डिग्री यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल यहाँ पर आ चुका है 2017 में बोर्ड में, यहाँ पर आ सकता है 2025 में यहाँ पर कोई। ठीक है, आ सकता है, बहुत ही पॉसिबिलिटी इसकी आने की यहाँ पर। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, किसमें हो, कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार होता है। तरंगाग्र क्या होता है, समतल तथा गोली बेलनाकार होता है। क्या होता है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र समतल, गोली तथा बेलनाकार होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ पर। और देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, समस्थानिक, समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक में अंतर लिखिए। उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए, यहाँ पर उदाहरण भी लिखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, एक ही तत्व के बे परमाणु, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, समान होते हैं। परमाणु, ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। बोल सकते हैं परमाणु भार भी बोलते हैं यहाँ पर। द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार भिन्न भिन्न अलग अलग होता है यहाँ पर। समस्थानिक कहलाते हैं यहाँ पर। क्या होता है, समस्थानिक, जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। क्या कहलाते हैं हमारे पास, समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु भार भी कहते हैं, सॉरी परमाणु भार, यहाँ पर परमाणु भार भी ले सकते हैं यहाँ पर। परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही होती है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग मतलब कि
कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। परमाणु क्रमांक समान तो द्रव्यमान संख्या अलग है, एक समान तो दूसरा अलग है यहाँ पर, ठीक है। समझता नहीं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी मतलब कि इसके देखिए क्या है, परमाणु क्रमांक देखिए यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या देखिए इसकी एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, परमाणु भार अलग अलग है, यहाँ पर हटाइए। फिर देखिए यहाँ पर सम स्थानिक, यहाँ पर समभारिक, सॉरी समभारिक मतलब जिसके भारी भारिक यहाँ पर लिखा, और समभारिक मतलब कि जिसके जिसके क्या हो यहाँ पर, जिसके द्रव्यमान मतलब कि जिसके द्रव्यमान संख्या क्या हो यहाँ पर समान हो। समभारिक लिखा हो जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो समान हो, मतलब कि और परमाणु क्रमांक क्या हो यहाँ पर अलग अलग हो, उसे कहते हैं समभारिक कहते हैं। ये लिखा हुआ है भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या क्या हो समान होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या 40 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ये अलग है। यहाँ पर एक ध्यान रखना, दूसरा उल्टा करता जा रहा है, मतलब यहाँ पर पहले में ध्यान रखना, यहाँ पर परमाणु क्रमांक क्या होते हैं समान होते हैं, फिर जस्ट उसके अपोजिट करते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है अलग अलग होते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक अलग मतलब एक समान होगा दूसरा अलग होगा, देखिए ध्यान रखना। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, अगर द्रव्यमान संख्या अलग होगी, अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी समान होगी। एक कन्फ्यूजन मत होना एग्जाम में यहाँ पर, ठीक। इसके लिए एग्जाम्पल ले लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए सम न्यूट्रॉनिक, यहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाती है। देखिए ऊपर वाले में से परमाणु द्रव्यमान संख्या में से हम यहाँ पर क्या एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, भाई क्या आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाता है सम मतलब कि इसके न्यूट्रॉन आ जाते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। 7 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 23 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 23 में से 11 घटाएंगे, देखिए 3 में से 1 गया कितना बचेगा यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2 में से गया इनकी 12 बचेगा। यहाँ पर देखिए 24 में से 12 बचेगा। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर इसके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान है, यहाँ पर यही है सम न्यूट्रॉनिक। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल 2 लिख लेना यहाँ पर। अब देखेंगे नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इधर हेडिंग डालेंगे नाभिकीय विखंडन, इधर हेडिंग डालेंगे नाभिकीय संलयन। देखिए क्या लिखेंगे, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिक में ही कराई जाती है। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन किसमें कराई जाती है, यह क्रिया केवल भारी तत्वों के नाभिक में ही, ठीक है, नाभिकों में ही कराई जाती है। इधर लिखेंगे नाभिकीय संलयन में, यह क्रिया केवल हल्के तत्व के नाभिक से ही होती है। क्या होती है, यह क्रिया केवल हल्के तत्व के नाभिक से होती है। और ये क्या होती है, भारी तत्वों के नाभिक से कराई जाती है, ठीक है। यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है। क्रिया क्या होती है, साधारण ताप पर कराई जा सकती है। अब यह उल्टा कर देंगे, यह क्रिया केवल उच्च ताप पर होती है कराई जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 3 लिखेंगे, इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें क्या होती है, इस क्रिया में उत्पन्न लगभग ऊर्जा लिख लेना, लगभग ऊर्जा 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें लिखना, इस क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्रिया को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस क्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इस क्रिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता यहाँ पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी, यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर अथवा परमाणु भट्टी यहाँ पर। इसके लिए उदाहरण लिख लेंगे हाइड्रोजन बम यहाँ पर। नाभिकीय संलयन में क्या लिख लेंगे, हाइड्रोजन बम लिख लेंगे यहाँ पर।